नमस्कार बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं आरोह भाग 2 की कक्षा 12वीं की जो दूसरा पाठ है आलोक धनवा जी की। उसकी कविता है पतंग। आलोक धनवा जी की विशेषता ये है कि ये मुंगेर बिहार में पैदा हुए और बहुत ही संयमित तरीके से उन्होंने अपना लेखन कार्य किया है। हालांकि इनको भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान भी मिला है इनको अपनी रचनाओं पर, और इनकी जो रचनाएं रही हैं उसमें भागी हुई लड़कियां, भ्रूणों की बेटियां और दुनिया रोज़ बनती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सन 72 से लगभग इन्होंने लेखन प्रारंभ किया और 1998 में आकर के इन्होंने सिर्फ एक मात्र काव्य संग्रह प्रकाशित किया, और उसी काव्य संग्रह की जो कविता है वो जो है पतंग आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। जहाँ थोक के भाव में लोग कविताएं लिखते हैं, इन्होंने बहुत संयमित होकर के बहुत संतुलित तरीके से ये एक काव्य संग्रह इन्होंने प्रकाशित करवाया है अपना। तो आज हम उसको पढ़ेंगे। उसमें ये जो कविता है पतंग आप जानते होंगे, पतंग रंगीन होते हैं, और पतंग शब्द सुनते ही आप लोगों के मन मस्तिष्क में आकाश में रंग बिरंगी पतंगों का चित्र आ गया होगा। और ये पतंग जो है वो ऐसी वस्तु है कि जो बालकों का जो उत्साह है उसकी अभिव्यक्त करती है। तो किस तरह से ऋतु परिवर्तन के पश्चात कैसे पतंग बच्चे उड़ाते हैं और प्रकृति कैसे होती है, इसका वर्णन कवि ने किया है बहुत ही सुंदर तरीके से। इन्होंने लिखा है कि पतंग सबसे तेज बौछारे गई भादों गया, अर्थात आषाढ़ की जो तेज बारिश थी, भादों का जो मौसम था उसकी जो बारिश थी, जिसमें गड़गड़ाहट के साथ बारिश होती है, चारों तरफ बारिश ही बारिश, कीचड़ ही कीचड़ होता है, गड़गड़ाहट होती है, चारों तरफ पानी भरा रहता है। ऐसा सबसे तेज बौछारे गई भादों गया, जब सब लोग अंदर होते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, बाहर घर के लोग बाहर बच्चों को नहीं निकलने देते हैं, उसके बाद का जो मौसम है सबसे तेज बौछारें गईं, अर्थात वो मौसम, वो माह महीना चला गया, भादों का महीना भी चला गया। उसके बाद जो सवेरा हुआ, जो पर्यावरण में, आकाश में, आसमान में जितना प्रदूषण था वो धुलकर साफ हो गया है, आकाश निर्मल हो गया है, स्वच्छ हो गया है। जो गंदगी थी वो बहकर दूर चली गई है, साफ सुथरा आकाश हो गया है। ऐसी सुबह का वर्णन कर रहा है कवि की। सवेरा हुआ और ऐसा सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। नया बिंब विधान, आपको इस कविता में नए बिंब मिलेंगे, नए प्रतीक मिलेंगे। सवेरा की तुलना इन्होंने कैसे की है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? जैसा है तो उपमा अलंकार है। खरगोश की आंखों, खरगोश की आंखें आपने देखी होंगी जिनके घरों में खरगोश होंगे, और अगर नहीं देखी है तो आप नेट पे देख सकते हैं। और खरगोश कौन सा? सफ़ेद रंग का जो खरगोश है उसकी आंखें देखिए आप, अर्थात पारदर्शी है। और खरगोश देखिए खुद जो है सफ़ेद है, स्वच्छ है, अर्थात आज का आकाश पवित्र है, निर्मल है, स्वच्छ है। और उसकी खरगोश की जो आँखों की लालिमा है, जो पारदर्शिता है, वो बिल्कुल है आकाश में, वातावरण में। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, और शरद आया पुलों को पार करता हुए, शरद आया पुलों को पार करता हुए, अर्थात शरद ऋतु आई, पुलों को पार करते हुए, अर्थात ऋतुओं के पुलों को। जैसे पुलों के दो छोर होते हैं उसी तरह से सावन भादों क्वार होता है एक महीना, ठीक है। तो शरद ऋतु आई पुलों को, कौन से पुलों को? ऋतुओं के पुलों को पार करते हुए, ठीक है। अब पुलों को पार करते हुए ऋतु आई है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यानी जो प्रकृति है वो मानव की तरह से क्रिया करते हुए दिखाई पड़ रही है, तो मानवीकरण अलंकार होगा। शरद ऋतु आई पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद जो है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है।
साइकिल की तुलना इसलिए की गई है क्योंकि साइकिल का ग्रामीण जीवन में महत्व बहुत है, और जिस समय ये कविता लिखी गई उस समय भी साइकिल का महत्व बहुत। जब कोई नई चमकीली साइकिल गांव में आती थी तो एक नया उत्साह भर जाता था पूरे गांव में। सब बच्चे एक तरफ से दौड़ पड़ते थे कि उसके घर में नई साइकिल आई है, नई साइकिल आई है। ठीक इसी तरह से कवि कह रहा है कि ऐसा वातावरण हो गया है चमकीली साइकिल की तरह से कि बच्चे बाहर निकल करके पतंग उड़ाने के लिए आतुर हो रहे हैं कि अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। ये भी नया बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, घंटी यानी जोर जोर से घंटी बजा रहे हैं, बता रहे हैं क्या कि आओ, अर्थात वातावरण जो है, जो प्रकृति है वो आमंत्रित कर रही है बच्चों को कि आओ पतंग उड़ाओ, बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, खींच रही है। तो घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अर्थात चमकता हुआ जो आसमान है, स्वच्छ जो वातावरण है वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है बच्चों को कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं वो खुद इस इंतजार में रहते हैं कि कब आसमान साफ हो और हम पतंग उड़ाएं, एक दूसरे की पतंग काटें। तो ऐसा मौसम हो गया है और शरद ऋतु आ गई है, आसमान स्वच्छ है, वो खुद आमंत्रित कर रही है कि आओ पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। अर्थात आज आसमान ऐसा है कि अगर जो भी पतंग उड़ाएगा उसके जो पतंग है वो बहुत ऊंचाई तक जाएगी, आसमान को छुएगी। तो आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, यानी प्रकृति ने इतना मुलायम बना दिया है आसमान को कि आज अवश्य जो पतंग उड़ाने बच्चे आएंगे उनकी पतंग ऊपर तक जाएगी। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। कौन है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज? पतंग। पतंग का मतलब यह है कि रंगीन, पतंग का मतलब है हल्की, पतंग का मतलब है बच्चों की काल्पनिक दुनिया का एक प्रतीक, बच्चों के जोश और उत्साह का प्रतीक कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके और प्रकृति में ऐसी शुरू हो सके क्या सीटियां, किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अर्थात पूरा वातावरण बच्चों की किलकारियों से, बच्चों की सीटियों से, बच्चों के उत्साह से परिपूर्ण हो जाए, ऐसा वातावरण सृजित हो गया है। और कवि ये यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता है कि आज का जो मौसम है वो पतंग उड़ाने के काबिल है और पूरे बच्चे आज पतंग उड़ाएंगे तो ज़रूर वो अपनी कल्पना जितनी उनकी ऊंची है उतना वो पतंग उड़ा सकते हैं। इस तरह से आगे इन्होंने लिखा है इस कविता में कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास अर्थात कोमलता, कपास अर्थात कपास का रंग सफ़ेद, अर्थात पावन हृदय, पवित्रता। कौन लाते हैं? बच्चे। बच्चों का हृदय पावन होता है, पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। इसीलिए कहते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। सब लोग जाति धर्म वर्ण का भेद छोड़ करके एक साथ खेलते हैं, कूदते हैं, रहते हैं और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। वो इधर दौड़ते हैं, जब आसमान साफ होता है, प्रकृति साफ होती है तो खेलते हुए एक दूसरे में इधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। ऐसा लगता है उनकी दौड़ से कि वो नहीं दौड़ रहे हैं बल्कि पृथ्वी खुद उनके कोमल पैरों का एहसास पा करके इधर से उधर घूम रही है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध यानी कि होश में नहीं रहते हैं, इतना तेज दौड़ते हैं, छतों को भी नरम बना देते हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि छत की जो कठोरता है वो बच्चों को प्रभावित नहीं कर पा रही है। दिशाओं को मृदंग की तरफ जाते हुए चारों तरफ, चारों दिशाओं में बच्चों की किलकारियाँ, सीटियाँ, उनके जो बोल हैं, उनकी जो चिल्लाहट है, उनकी जो खुशी की आहट है, वो सब गूंजती रहती है और वो पेंग भरते हुए अर्थात टेढ़े होते हुए एक तरफ की ओर भागते हैं। डाल की तरह लचीले वेग से, जैसे डाल इधर से उधर सुनती है, कोई बच्चा इधर खेल रहा है, कोई बच्चा उधर खेल रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई एक दूसरे को दौड़ा रहा है। तो इस तरह से पूरा वातावरण खुशी और उत्साह से भर जाता है और वे बच्चे इधर से उधर जो पतंग उड़ाते रहते हैं, कुछ छतों के खतरनाक किनारों तक वो इधर से उधर दौड़ते हैं और उस समय गिरने से कौन बचाता है उन्हें? सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, अर्थात जो उनके रोमांचित शरीर का संगीत है, अर्थात जो उनका अंतःकरण है वही उनको बचा पाता है, जो उनका रोमांच और उत्साह है वही उनको बता पाता है
कवि कह रहा है कि ऐसे खुशमय वातावरण में बच्चे किसी की नहीं सुनते हैं, वो स्वयं की ही सुनते हैं और दौड़ते हैं, खुद ही बचते हैं। और सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जब उड़ाते उड़ाते हुए छतों के किनारे तक जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई नहीं बचा रहा है, बल्कि जो छत का जो जिस धागे से वो उड़ा रहे हैं पतंग को, वही उनको संभाल ले रहा है। फिर कहते हैं और लगता है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। क्यों नहीं उड़ रहे हैं? बिल्कुल उड़ रहे हैं। कैसे उड़ रहे हैं? जो पतंग है वो बच्चे के हृदय से जुड़ी हुई है, बच्चे के उल्लास से जुड़ी हुई है, बच्चे की खुशी से जुड़ी हुई है। और जिस बच्चे की पतंग जितनी ऊंचाई तक जाती है वो बच्चा उतना ही खुश होता है, उतना ही प्रसन्न होता है। तो बच्चे को ये नहीं लगता है कि पतंग उड़ रही है वहां पे, उसको लगता है कि मैं उड़ रहा हूं, मैं आकाश का विचरण कर रहा हूं, मैं सबसे ऊंचे ऊपर पहुंच गया हूं। कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, अर्थात जो मांझा है उसके सहारे वो उड़ रहे हैं और स्वयं भी उड़ान की कल्पना कर रहे हैं। और वे आगे लिखते हैं कवि कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, अर्थात जब वो कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं और कहते हैं देखो मैं बच गया हूं। ये बच्चों की दुनिया है, कोमल कल्पनाओं की दुनिया है। वहां आप परिपक्वता नहीं कह सकते हैं, परिपक्वता से नहीं समझ सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चों की अपनी अलग दुनिया होती है, परिपक्वता के हिसाब से आप आकलन नहीं कर सकते हैं वहां पर। तो बच्चों की दुनिया में और भी निडर होकर कोई इधर दौड़ता है, कोई उधर दौड़ता है। ठीक है। फिर पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहता है कि जब वो बच जाते हैं तो और तेजी से दौड़ते हैं और ऐसा लगता है कि वो छतों के किनारे से दूसरे किनारे नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो छत है वो खुद उनकी तरफ खिंचती हुई चली आ रही है। ठीक है। तो ये है कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ये कवि की कहने की दृष्टि है। ये बच्चों के उत्साह को, बच्चों की चंचलता को, बच्चों के साहस को इन पंक्तियों में, इन पूरी कविताओं में व्यक्त करने का, बांधने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि यह कविता आपके समझ में आई होगी। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे नंबर लाइए। जब परीक्षा होगी आपकी, इसको और समझिए और पढ़िए। और भी जो इसके जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसके बारे में भी हम भविष्य में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।